हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। बिहार एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 हम लोग कवर कर रहे थे। तो इससे पहले हमने 2 पार्ट में उसको कवर किया। अब ये लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग 13 to 19 चैप्टर तक कवर करेंगे। अब ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार एनसीईआरटी की जितनी भी समरी मैंने कराई है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख लीजिएगा। उससे पहले वाली वीडियोज़ भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो चैप्टर का नाम है तारे और सूर्य का परिवार। इसमें हम लोग तारों के बारे में जानेंगे। यहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हुए चलूँगी और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश में भी टॉपिक नेम वगैरह बता दूँगी ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ बताया गया कि पहले यह मान्यता थी कि जो यूनिवर्स है उसका सेंटर अर्थ को माना गया था। तो अर्थ को यूनिवर्स का सेंटर माना गया था और जितने भी बॉडीज़ हैं, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ, वो किसकी परिक्रमा कर रहा है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। और ये बहुत उस समय तक ये बहुत सामाजिक रूप से एकदम मान लिया गया था, अवधारणा को मान लिया गया था। ये थ्योरी दी किसने थी? तो टॉलमी ने दी थी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, टॉलमी के द्वारा दी गई थी। और इस थ्योरी को बोलते क्या है? भू केंद्रित थ्योरी बोलते हैं। भू केंद्रित थ्योरी को इंग्लिश में कहेंगे जियो सेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब आता है इसके बाद सेकेंड जो थ्योरी आती है वो पोलैंड के एक पादरी थे खगोलविद निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अर्थ सेंटर में है, एक्चुअली सूर्य सेंटर में है। यूनिवर्स के सेंटर में, ब्रह्मांड के सेंटर में कौन है? सूर्य है। अब जब इन्होंने ये बात कही तो उस समय समाज के लोगों ने एकदम विपरीत रिएक्शन दिया और नहीं माना। तो ये बात मानी कब गई? उनकी मृत्यु के बाद फिर ये प्रकाशित हुई। तो ये इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? इस थ्योरी को बोलते हैं सूर्य केंद्रित थ्योरी, सूर्य केंद्रित थ्योरी या फिर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इंग्लिश में कहेंगे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, दोनों नाम मैंने बता दिया। किसने दिया है कि यूनिवर्स को सेंटर पे किसने माना था? निकोलस कॉपरनिकस ने माना था। अब आ जाते हैं कि गैलीलियो ने। अब ये इनकी मृत्यु वाली डेटा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डेटा याद रखना है कि 1609 में गैलीलियो ने अपना दूरबीन विकसित किया था और उन्होंने क्या किया था? उस टाइम जो बृहस्पति है, जुपिटर, उसके 2 चंद्रमा का परीक्षण किया था और फाइनली इन्होंने ये निष्कर्ष निकाल के बात कही थी कि जो सूर्य के चारों ओर सब परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो एक और मैं पॉइंट बताती हूँ, जैसे अब हम लोग 9th में जब पढ़ेंगे केप्लर्स लॉ, तो केप्लर्स ने प्लानेट के ऑर्बिट यानी कि जो ग्रह कक्षा से संबंधित नियम दिए थे। ठीक है, तो केप्लर्स का संबंध किससे है? तो जो प्लानेट होते हैं, प्लानेट ऑर्बिट से रिलेटेड जो लॉ दिए थे वो किसने दिए थे? केप्लर्स ने दिए थे। इनको हम डिटेल में 9th में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं दे रखा हुआ है। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक कि कौन किधर गति करता है। तो जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन करते हैं। घूर्णन और परिक्रमण, देखिए, एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन को घूर्णन या परिभ्रमण बोलते हैं। ठीक है, और जबकि रेवोल्यूशन को परिक्रमण बोलते हैं। ये थोड़ा सा भूगोल में वहाँ पे मिस्टेक थी, तो इंग्लिश में याद रखेंगे तो गलती नहीं होगी। रोटेशन और रेवोल्यूशन, रोटेशन का मतलब होता है अपनी जगह पे कोई चक्कर लगा रहा है, जैसे लाइक अगर हम लोग जहाँ खड़े हैं वहीं पे गोल गोल घूम रहे हैं तो उसको रोटेशन बोला जाएगा। लेकिन किसी सेंटर पे किसी को रख करके उसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं तो उसको रेवोल्यूशन बोला जाएगा। तो यहाँ पे जो पृथ्वी है वो कैसे घूर्णन करती है? वो पृथ्वी पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पृथ्वी कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। जबकि जो सूर्य है वो कैसे गति करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, जितने भी तारे हैं वो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं और जबकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट जाती है। ग्रहों में भी एक एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है। एक शुक्र है, वीनस और यूरेनस। वीनस और यूरेनस यानी कि शुक्र और अरुण, ये भी सारे ग्रह कैसे गति करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण कैसे जाते हैं? ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, जैसे तारे जाते हैं, यानी कि सूर्य जाता है। अब यहाँ पे बॉडीज़ की बात की जा रही, सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात की जा रही कि आसमान में हमको बहुत सारे सेलेस्टियल आकाशीय पिंड दिखाई पड़ते हैं, जिसमें चंद्रमा, ग्रह, तारे, ये सारे क्या होते हैं? खगोलीय पिंड बोले जाते हैं। सबसे चमकीला दिखने वाला पिंड चंद्रमा है हमारे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली चंद्रमा बहुत नज़दीक है। ठीक है, 3,84,365 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,000 समथिंग किलोमीटर, ऐसे याद रख सकते हो। अब चंद्रमा की आकृतियों में हमको परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे बताया गया कि पूर्णिमा और अमावस्या की बात बताई गई है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा गोल दिखाई पड़ता है और पूर्णिमा, फुल मून जिसको कहते हैं,
पूर्णिमा के बाद होता क्या है कि तो पूर्णिमा के 14वें या 15वें दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, तो उसको क्या बोलेंगे, अमावस्या बोलेंगे। ठीक है, अमावस्या बोलेंगे। अमावस्या के जस्ट दूसरे दिन एक पतली सी धारी दिखाई पड़ती है और फिर वो बढ़ने लगता है। मतलब पूर्णिमा से अमावस्या तक पहले घटेगा, फिर अमावस्या आकर के फिर ये बढ़ने लगता है और फुल मून फिर बनता है। पूर्णिमा तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा में कितना टाइम लगता है, तो 1 महीने का अंतराल होता है। अब यहाँ पे अगर एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाती तो उसको क्या बोला जाता है, ब्लू मून बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ब्लू मून कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इनके जो अलग अलग फेजेस होते हैं, एक पूरे महीने में चंद्रमा के अलग अलग चमकीले भाग जो हम देखते हैं, कभी ऐसे कभी थोड़ा सा देखते हैं ऐसे करके, कभी आधा देखते हैं, तो ये इन भाग को क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाई यानी कि फेजेस ऑफ मून कहते हैं। अब चंद्रमा का क्या खुद का प्रकाश होता है, तो नहीं होता। कैसे हमको वो चंद्रमा चमकते हुए दिखता है, वहाँ पे कौन सा फेनोमेना होता है, तो वहाँ पे परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन, जो सूर्य से जो लाइट आती है वो इसके सतह से टकरा करके हमारी आंखों में परिवर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमको वो चमकते हुए प्रतीत होता है, बल्कि एक्चुअली उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, चंद्रमा पे क्या जीवन है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ वायुमंडल या जल नहीं है। लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में तो जनरली हम जानते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि पहला व्यक्ति कौन गया था वो तो सबको पता होता है, दूसरा कौन गया था, तो दूसरे का भी नाम यहाँ इन्होंने बताया है कि चंद्रमा पर पहली बार कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। कब रखा था, ये यहाँ पे 20 जुलाई होना था। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पे पहुंचे थे। कौन सा मिशन था, अपोलो मिशन था। ठीक है, अपोलो मिशन के द्वारा पहुंचे थे। सेकंड व्यक्ति कौन था, उसके बाद कौन उतरा था, एडविन एल्ड्रिन उतरे थे। तो एडविन एल्ड्रिन का नाम ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम तो याद ही रहता है। अब तारों की बात हो रही है, तो तारों का अपना खुद का प्रकाश होता है। जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के बाद जो दूसरा निकटतम तारा है वो अल्फा सेंचुरी है। अब इसको यहाँ समझाने की ज़रूरत है, जैसे देखिए समझने की ज़रूरत है कि अल्फा सेंचुरी क्या है। अल्फा सेंचुरी में 3 तारों का समूह है। ठीक है, इसमें से एक तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो अगर क्वेश्चन जनरली ये ऑप्शन में अगर नहीं मिलता है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी ही मिलता है कि सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा स्टार कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, या सेंटोरी भी कह सकते हो उसको। और ये कितना दूर है पृथ्वी से, तो पृथ्वी से 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। 40 ट्रिलियन मिलियन बिलियन, हाँ 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। और इसको अगर हम प्रकाश वर्ष में बोलेंगे तो 4.22 प्रकाश वर्ष समथिंग, अगर आप डेटा सर्च करोगे तो ये मिलेगा कि 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो इतनी लंबी लंबी दूरियों को नापने के लिए किलोमीटर का जनरली यूज़ नहीं किया जाता है। किसका यूज़ करते हैं, प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं, यानी कि लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं। ये भी क्वेश्चन फिजिक्स वगैरह में पूछा जाता है, तो एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं, ये कमेंट करिएगा। अब प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन किलोमीटर पर सेकेंड में कितना होगा, तो 3 × 10⁵ है, यानी कि 5 जीरो है। ठीक, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में इतना ट्रैवल करता है। अब ये मैंने बताया कि तारों का खुद का प्रकाश होता है और तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तो जो जितने भी स्टार हैं वो कैसे जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, जबकि जितने प्लैनेट हैं मोस्टली प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, इंक्लूडिंग अर्थ। तारामंडल की बात करते हैं। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, तारों का एक समूह होता है जो कोई विशेष आकृति को दिखाता है। जैसे कि सप्तऋषि जो सात तारों का समूह है। यहाँ पे इसको इंग्लिश में ग्रेट बियर या विशाल भालू कहते हैं। यह गर्मियों में रात्रि के समय प्रथम पहर में दिखता है। ठीक है, 7 तारों का इस पर समूह होता है। सेकेंड आता है ओरायन, यहाँ लिखा हुआ है। ओरियन क्या है, एक मशहूर शिकारी है। ये यूनानी दंत कथाओं में इसमें बीच में 3 बेल्ट हैं। कितने तारे हैं यहाँ पे, तो 3 3 6 1 8। ये कितने तारे हैं, 8 है यहाँ पे। तो इसमें कितने होते हैं, सप्तऋषि में 7 होते हैं। अब आ जाता है शर्मिष्ठा में क्या रानी कैसोपिया। अगर देखिए शर्मिष्ठा को ऐसे दूसरे क्वेश्चन ऐसे बना के पूछता है कि कैसोपिया तारामंडल को किस नाम से जाना जाएगा, तो शर्मिष्ठा के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे कितने तारे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने 5 बताए हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं एक पास में और होता है, तो टोटल 6 होते हैं तारे। किस शेप का है, ये डब्लू शेप का है। ये यूनान में एक ताकतवर रानी से संबंधित, मतलब ये इसको रिलेट किया गया है कि अपने सिंहासन पे बैठी हुई है रानी कैसोपिया। सिंह तारामंडल
शेर के आकार का है, सिंह की छवि का है। इसमें कितने तारे हैं? तो 3 3 6 3 9 9 तारे हैं, ठीक है। तो सप्तऋषि में 7 हैं, ओरियन में 8 थे, शर्मिष्ठा में 6 थे और सिंह में 9 है। ध्रुव तारा क्या होता है? तो ध्रुव तारा जो सप्तऋषि या शर्मिष्ठा तारों से आप उनकी पहचान कर सकते हो, लेकिन मेन लाइन यहाँ पे याद रखनी है कि ध्रुव तारा उत्तरी दिशा में होता है। तो जो नाविक वगैरह होते हैं वो ध्रुव तारा के माध्यम दिशा का अंदाजा लगाते हैं कि उत्तर दिशा किधर है। ये यहाँ पे बताया गया है कि देखिए उत्तरी भाग में ही आपको शर्मिष्ठा नाम के 6 तारों का समूह दिखेगा। 6 तारों का समूह होता है। यह अंग्रेजी के W अक्षर की आकृति होती है। ये कब दिखता है? ये ऐसा क्वेश्चन तो जनरली पूछा नहीं जाता कि इतने बजे से इतने बजे दिखेगा। गर्मियों में अलग टाइम होता है, जाड़े में अलग टाइम होता है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है, यानी कि गैलेक्सी का क्या नाम है? आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये एकदम आकाश में एक बहती हुई गंगा जैसी दिखती है, मतलब ऐसे तारों का एक समूह है जो बहती हुई पट्टी जैसा दिखता है। इसी वजह से इसका नाम आकाशगंगा बोला गया, मिल्की वे गैलेक्सी बोला गया। इसी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आकाशगंगा। अब जैसे अगर सीक्वेंस आ जाता है तो सबसे पहले क्या है? यूनिवर्स है। ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स में बहुत सारी मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी होती हैं। तो आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं, वही जो मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। यही गैलेक्सीज मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इन्हीं गैलेक्सी में क्या है? हमारा सौरमंडल है। एक गैलेक्सी में, मतलब इस गैलेक्सी में बहुत सारे सौरमंडल हो सकते हैं, लेकिन हमारा सौरमंडल सोलर सिस्टम है, जिसका तारा मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य है, ठीक है। अच्छा, सब सूर्य की परिक्रमा कैसे कर पाते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कर पाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से ये ग्रह हैं, तो इनके बारे में हम लोग भूगोल में डिटेल में बात कर ही चुके हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब प्लूटो को हटा दिया गया था। मतलब प्लूटो को कब हटाया गया था ये याद रखना है। तो 2006 में हटाया गया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा प्लूटो को उनकी श्रेणी से हटा दिया गया, उसको बोना प्लैनेट बोला गया। सूर्य की बात करते हैं तो यह हमारे सबसे नज़दीक का तारा है और इससे ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है, जो कि मुख्य स्रोत है, मतलब इसे प्रॉपर यूज़ किया जाता है। अब ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये एक निश्चित परिपथ में घूमते हैं, ठीक है। ये तारों के सापेक्ष सभी ग्रह की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पे, एक निश्चित ऑर्बिट में घूमते हैं और एक ग्रह दूसरे ग्रह का ऑर्बिट नहीं काटता है, ठीक है। और परिक्रमण काल क्या होता है, यानी कि रेवोल्यूशन काल क्या होता है? सूर्य की परिक्रमा करने में जितना समय लगता है, जैसे अगर हम बात करें अर्थ को कितना समय लगता है, तो 365 दिन लगता है। तो ये परिक्रमण काल होता है। सूर्य और ग्रहों और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमा काल में वृद्धि हो जाती है। जैसे अगर हम देखें कि सूर्य के सबसे पास में कौन है? बुध है। तो बुध का परिक्रमा काल, रेवोल्यूशन पीरियड बहुत छोटा होता है, जबकि सबसे बाद में कौन है? सबसे पीछे वाले का बड़ा होता है, ठीक है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है उनका उतना टाइम लगेगा उनको एक परिक्रमा। सैटेलाइट और सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ अपनी धुरी पे भी घूमते हैं, जो कि मैंने बताया। इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं, यानी कि घूर्णन काल बोलते हैं। जैसे अर्थ का कितना है, तो अर्थ का 24 घंटे है। 24 घंटे में एक धुरी, एक घूर्णन कंप्लीट करता है। ग्रहों की परिक्रमा जो लगाते हैं उनको उपग्रह यानी कि सैटेलाइट बोलते हैं। कई सारे सैटेलाइट जो ह्यूमन मेड है, मानव निर्मित है, उनके बारे में भी हम चैप्टर के एंड में बात करेंगे। उनको हम कृत्रिम सैटेलाइट बोलते हैं। बुध की बात करते हैं तो बुध सूर्य के सबसे निकट का तारा है और सबसे छोटा भी है, या सौर परिवार का लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा ग्रह है। ये चकाचौंध में छिपा रहता है, क्योंकि सूर्य के पास है तो चकाचौंध में छिपा रहता है, तो उसका प्रेक्षण थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन सूर्योदय से तुरंत पहले या सूर्यास्त के तुरंत बाद इस ग्रह को देखा जा सकता है। इसका कोई सैटेलाइट है, उपग्रह है नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र की बात करते हैं तो वीनस, यह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है, जिसको सिस्टर भी बोला जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह होता है। सूर्य पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। सूर्य का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी कि बुध का भी सैटेलाइट नहीं है और शुक्र का भी सैटेलाइट नहीं है। इसको भी सुबह और शाम के टाइम देखा जा सकता है। इसको सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी की बात करते हो तो पृथ्वी के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको नीला ग्रह बोलते हैं और यहाँ पे जीवन संभव है, जो कि हम लोग जी ही रहे हैं। कि तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि विषुवतीय तल क्या होता है। तो जो
देखिए एक अक्ष होता है, अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, हमको पता रहता है कि अपने अक्ष पे कितना डिग्री अर्थ झुकी हुई है, 23.5 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। लेकिन कक्षीय तल से पे कितना कोण बनाती है? कक्षीय तल वो होता है जो सूर्य की परिक्रमा वाला जो तल होता है, उसको हम उस प्लेन को हम कक्षीय प्लेन बोलते हैं, और उसमें ये 66.5 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। ठीक है, तो अपने अक्ष पे बोला जाए, अपने एक्सिस पे बोला जाए तो 23.5 हो जाएगा। लेकिन अगर कक्षीय तल में बोला जाए, ऑर्बिटल प्लेन में बोला जाए, तो इसका 66.5 डिग्री हो जाएगा। अब मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मार्स ये पृथ्वी के कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है, मतलब पृथ्वी के बाद पहला ग्रह ये पड़ता है, और ये हल्का लाल होता है। अब लाल क्यों होता है? तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है, इसी वजह से इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसके 2 सैटेलाइट हैं। 2 सैटेलाइट कौन से हैं? एक है फोबोस, एक है डीमोस। ठीक है, फोबोस और डीमोस सैटेलाइट है इसके। बृहस्पति की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का ये सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। लगभग 1300 पृथ्वी को ये अपने भीतर रख सकता है। पृथ्वी का बृहस्पति जो ग्रह है, इसका द्रव्यमान, इसका मास पृथ्वी के मास का 318 गुना है। ठीक है, अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है, अपनी जो एक्सिस पे बहुत तेजी से ये घूर्णन करता है, यानी कि रोटेशन करता है। अब बात होती है कि इनके यहाँ पे बताया गया कि बृहस्पति के, जुपिटर के बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं। अब कितने हैं, क्योंकि इनकी संख्या अभी भी डिस्कवर होते हैं तो बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे अभी शायद प्रेजेंट में 92 हैं, और सबसे ज़्यादा किसके हैं? शनि के हो गए हैं, वो जो कि 145 समथिंग हो गए हैं। शनि एक ग्रह है, पीला रंग का प्रतीत होता है, इसके चारों ओर रिंग हैं। ठीक है, इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ये दूरबीन से देखे जाते हैं। ये सबसे कम सघन है, यानी कि सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। ठीक है, कि अगर इसको पानी पे अगर हम रख दें तो ये तैरने लगेगा, कि इतना है, इतना कम इसका घनत्व है। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा हुआ? ये शनि हो गया। यूरेनस और नेपच्यून की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 72 ग्रह हैं, यानी कि पहले यूरेनस आएगा, फिर नेपच्यून आएगा, फिर बड़ी दूरबीन से इनको देखना संभव होता है। यूरेनस की विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। मतलब जो यूरेनस है वो बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, तो इसीलिए इसको झुका हुआ ग्रह भी कहते हैं। और इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट क्या होते हैं? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह में आगे वाले 4 आ जाएंगे, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो ये आंतरिक ग्रह बोले जाते हैं। जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको बाह्य ग्रह बोला जाता है। इनके चारों ओर वलय निकाय होते हैं, मतलब रिंग्स होते हैं, और इनमें इनके बहुत अधिक उपग्रह भी होते हैं, सैटेलाइट भी होते हैं, जिनमें मैंने बताया कि अभी प्रेजेंट टाइम में शनि के सबसे ज़्यादा हैं। जब करंट अफेयर्स में ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं, जिनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? जो कौन सी, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में ये ऐसे छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जो कि परिक्रमा, वो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। धूमकेतु क्या होता है? कॉमेट क्या होता है? तो कॉमेट गैसों और धूल कणों का एक झुंड होता है या पिंड होता है, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। इनकी पूंछ होती है, मतलब इनकी टेल होती है, और टेल हमेशा सूर्य के विपरीत होगी, मतलब सूर्य के अपोजिट होगी, दूसरी साइड होती है। अब यहाँ पे एक जो धूमकेतु देखा गया है वो हैली है। हैली धूमकेतु, हैली कॉमेट 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया कि इनका एक निश्चित काल होता है, निश्चित काल में दिखाई पड़ते हैं। क्यों दिखते कैसे? क्योंकि ये धूल और गैसों के बने होते हैं, तो जब ये सूर्य के नज़दीक आते हैं तब जो सूर्य से प्रकाश होता है उसके कारण ये चमकने लगते हैं, तब ये दिखाई पड़ता है। तो 76 वर्ष के अंतराल में ये पिछली बार कब देखा गया था? 1986 में देखा गया था। तो अब कब देखा जाएगा? तो 2062 में देखा जाएगा, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात होती है क्लियर। ये अत्यंत परिवलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और उनका परिक्रमा काल बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पे होता है धूमकेतु भी क्लियर, कि इनकी टेल होती है, और हेली नाम का धूमकेतु देखा गया था 1986 में। अब हम बात करते हैं कि मीटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स के बारे में। तो मीटियोर्स क्या होते हैं? ये
इनको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। ये तारा नहीं है लेकिन छोटे छोटे पिंड होते हैं। ये जब बहुत तीव्र गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं और जल करके वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, जल जाते हैं। और ये मैंने बताया भी था कि अर्थ में कौन सी लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो इनमें कौन सी लेयर में इनका जलन होता है या फिर ये जल के ख़त्म हो जाते हैं, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। अब आ जाता है मेटेरॉइड्स क्या होते हैं कि कुछ उल्कापिंड बहुत बड़े आकार के होते हैं कि पूरी तरीके से वो जल नहीं पाते और पृथ्वी पे गिर जाते हैं। मतलब अगर जल जाएं तो उनको मीटियोर्स बोलेंगे, लेकिन अगर गिर जाएं पृथ्वी पे तो उसको हम मेटेरॉइड्स बोलेंगे, यानी कि उल्कापिंड कहेंगे। अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि कृत्रिम उपग्रह, यानी कि जो मैनमेड सैटेलाइट होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, ये प्राकृतिक जो नेचुरल सैटेलाइट है उनकी अपेक्षा कम दूरी पे रहते हैं, अधिक निकट रहते हैं और अर्थ की परिक्रमा करते हैं। तो इनका कुछ विशेष कार्य होता है। अब यहाँ पे सबसे पहला कौन है, तो आर्यभट्ट रहा है। आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम सैटेलाइट है। वो आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था, तो 1975 में लॉन्च किया गया था। और किसकी मदद से, यूएसएसआर की मदद से। ठीक है, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था। और यहाँ पे कुछ और भी सैटेलाइट बताए गए हैं, जैसे कि कल्पना है, एडुसैट है, आईआरएस है। तो इनके नाम भी याद रखिएगा। इनसे क्या जानकारी मिलती है, तो जो प्रिडिक्शन किया जाता है लाइक वेदर से रिलेटेड है, या रेडियो या टेलीविज़न के संकेतों, दूर संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। 14 चैप्टर है सेल, और इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल के बारे में सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल होता है, यानी कि सेल क्या है, सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, लेकिन मुझे ऐसे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा और थोड़ा सा सह लीजिएगा। यहाँ पे सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। यानी कि सजीवों बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, जिसे कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। अब सेल इतने छोटे होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते। इनको देखने के लिए एक यंत्र होता है जिसको सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। माइक्रोस्कोप में सबसे पहले किसने देखा था इसको, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का जो छीलन होता है, कॉर्क लिया था। कॉर्क कौन से पेड़ से प्राप्त होता है, तो कॉर्क ओक की छाल के अंदर वाली परत से बनाया जाता है। और इसमें इन्होंने क्या देखे थे, छोटे छोटे से खोखले कोठरियाँ देखी थी। इन कोठरियों को इन्होंने सेल नाम दिया था। सेल कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है, सेल्यूला से लिया गया। सेल्यूला का मतलब होता है कोठरी। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी जो संरचनाएं देखी थी कोठरी वाली, लेकिन फ़र्क ये था कि इन्होंने मृत कोशिका देखी थी, डेड सेल देखा था। तो फिर लिविंग सेल किसने देखा था, सजीव कोशिका सबसे पहले ल्यूएनहॉक ने देखा था। अब क्वेश्चन आता है कि संख्या के आधार पे, कोशिका की जो संख्या होती है उसके आधार पे सजीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कोशिका के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एक कोशिका यानी कि यूनिसेलुलर, एक होता है बहुकोशिका यानी कि मल्टी सेलुलर, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। जैसे ह्यूमन हो गए मल्टी सेलुलर में आते हैं, जबकि अमीबा पैरामीशियम ईस्ट किस में आता है, अमीबा पैरामीशियम ईस्ट एक कोशिका यानी कि यूनिसेलुलर जीव होते हैं। अब ये जो डिब्बा दे रखा है इसको चाहे तो आप याद कर सकते हो, चाहे तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट अगर आप याद करना चाहें तो याद कर लेंगे। 1663 में यहाँ पे 1665 के करीब रॉबर्ट हुक का डेटा है। तो उन्होंने एक घन इंच में यानी कि 1 इंच क्यूब में कितनी कोशिका बताई थी, 1 अरब कोशिकाएँ बताई थी। एक नवजात शिशु के अंदर कितनी कोशिका होती है शरीर में, 20 खरब कोशिकाएँ होती हैं। जब कोई रक्तदान करता है तो एक बार में 5 अरब कोशिकाएँ दान कर देता है। तो ये मतलब ये बताया जा रहा है कि इतनी इतनी होती हैं, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से आता है सीक्वेंस बनाने को, कि जो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं उनमें क्या होता है, पहले सेल आता है, ग्रुप ऑफ सेल क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। ठीक है, टिश्यू मतलब ऊतक बनते हैं, ऊतक से क्या बनेगा, अंग बनेगा जिसको ऑर्गन बोलेंगे। एंड देन पूरा सिस्टम बनता है जो अंग तंत्र का निर्माण करता है। तो ये पूरा मैंने सीक्वेंस बता दिया। अब कोशिकाएं कितनी छोटी होती है, तो कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं। इनको नापने के लिए हम कौन सी किस में नापते हैं, माइक्रोमीटर या माइक्रोन में नापते हैं। तो माइक्रोमीटर को ऐसे 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर और इसका रिलेशन बताया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो एवरेज जंतु कोशिका की जो लंबाई होती है वो 20 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, और इनका मतलब अगर आकार कितने से कितने के बीच में होता है, तो 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक होता है।
अब यहाँ पे औसत जो जंतु कोशिका बताई गई थी कि एवरेज जो एनिमल सेल होता है वो 20 माइक्रोमीटर तक होता है। जंतु कोशिका जनरली बड़ी होती हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी है, तो यहाँ गलत दे रखा हुआ है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, जिसको स्पर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो एग सेल होती है, जिसको अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, ये स्पर्म सेल पुरुषों में पाया जाता है और जबकि अंडाणु जो महिलाएं होती हैं उनमें पाया जाता है। सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन होती है। लंबी की बात की जाएगी तो न्यूरॉन होती है। ठीक है, तो ये तीनों डेटा यहाँ से याद रखिएगा। अब आ जाता है कि यहाँ पे बताया गया कि मुर्गी का अंडा कैसा होता है, तो एक कोशिकीय होता है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिकीय होता है, एक यूनिसेलुलर होता है। सफ़ेद भाग जो बाहर का सफ़ेद भाग होता है उसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं, एल्ब्यूमिन बोलते हैं, और जबकि पीले भाग को यॉक कहते हैं। इनका जो कोशिकाएं होती हैं इनके अलग अलग आकार होते हैं। जैसे कि अगर हम स्टोमेटा के आसपास जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो सेम के बीज के आकार की होती, किडनी के शेप की होती हैं। तो ये आकार क्यों होता है, तो उनके विशेष कार्य के लिए होता है कि हर कोशिका का कुछ ना कुछ विशेष कार्य होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। कुछ कुछ कोशिका होती है जिनका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, जैसे कि श्वेत रक्त जो WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसी तरह अमीबा का भी कोई आकार नहीं होता। अमीबा को मैंने जब बताया था तो मैंने बताया भी था कि अमीबा एक स्पेशल, जब खाना आता है उसके पास तो एक वो फॉल्स फीड बनाता है जिसको सीडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, सीडोपोडिया बोलते हैं, हिंदी में इसको पादाप कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि शरीर के बाहर की ओर बराबर उभार या प्रवर्ध निकालते हैं, ये प्रवर्ध निकालते हैं, इनको पादाप कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में सीडोपोडिया कहते हैं। इन्हीं सीडोपोडिया से वो खाने का अंतर ग्रहण करते हैं, मतलब इंजेक्शन खाने को लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ कोशिकाओं का शेप बताया गया, जैसे ये देखिए न्यूरॉन है, लंबी है। रक्त कोशिका ऐसे गोल शेप में, और ये वसा कोशिका फैट सेल होती हैं। ये ऐच्छिक पेशी जो मसल सेल होती हैं वो होती हैं। रंजक क्या होता है, तो रंजक स्ट्रेन वगैरह जो होते हैं वो रंगीन पदार्थ होते हैं जो कोशिका को अलग अलग हिस्सों से चिपक कर उन्हें अलग अलग रंग दे देते हैं। ठीक है, रंजकों के प्रयोग की टेक्निक को स्टेनिंग कहते हैं। मिथाइल एग्जाम्पल रंजक के याद रख लीजिएगा, मिथाइलिन ब्लू और सेफ्रेनीन आदि ये रंजक होते हैं। ठीक है, लाल स्याही का भी उपयोग किया जा सकता है। अब ये रंजक वाली बात कैसे आ गई, क्योंकि इन्होंने पहले एक एक्टिविटी बताई थी जो प्याज वाली हम लोग ने की होगी, 9th में है, तो वहाँ पे प्याज वाले में इन्होंने थोड़ा सा मिथाइल ब्लू रंजक डाला था, जिसकी वजह से उनके सेल्स को आसानी से। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक तो प्याज की झिल्ली ली थी, एक गाल की खुरचन ली थी। तो प्याज क्या हो गया, प्लांट सेल हो गया, और गाल की खुरचन ये एनिमल सेल हो गया। अब इन दोनों में ये देखा कि जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं ये इनकी बाउंड्रीज बनी हुई हैं। तो ये जो बाउंड्री है इसको क्या कहा गया, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, कोशिका झिल्ली का काम होता है कि कोशिका के अंदर की संरचनाओं को घेरे रहती है और कोशिका को निश्चित आकार प्रोवाइड करना, कोशिका के अंदर क्या जाना है क्या आना है उसको नियंत्रण करना, ये सारा कौन करेगा, बाहर वाली बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन करेगी। फिर यहाँ पे प्लांट सेल में, जो प्याज वाला प्लांट सेल था, उसमें ये देखा गया कि एक और आवरण है, मतलब अगर ये सेल मेम्ब्रेन है जिसको कोशिका झिल्ली कहेंगे, तो इसके ऊपर एक और आवरण है जिसको कोशिका भित्ति कहा जाता है, मतलब सेल वॉल कहा जाता है। जबकि एनिमल सेल में ये चीज़ नहीं पाया जाता। तो सेल वॉल किस में पाई जाती है, सेल वॉल कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाई जाती है। किसकी बनी होती है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्या करती है, उसको और रिजिड शेप देने का काम करती है उस सेल को। ऐसी ज़रूरत क्यों होती है पौधे को, क्योंकि पौधे खुले पर्यावरण में रहते हैं, उनको ताप दाब नमी इन सब से प्रभावित होते रहते हैं, इसीलिए उनको अधिक सुरक्षा देने के लिए 2 लेयरिंग होती है। जबकि जंतुओं में केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट में सेल मेम्ब्रेन है और ऊपर सेल वॉल है। ठीक है, कोशिका भित्ति है। अब आ जाता है साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये है, ये अगर एनिमल सेल है तो ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अंदर न्यूक्लियस बैठा हुआ है, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी ये लिक्विड भरा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसी कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीज़ें होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, जितने भी अंग होते हैं कोशिका के वो सब इसी साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। अब बात आ जाती है न्यूक्लियस की, जिसको एकदम मैनेजर बोला जाता है। सेल का जो मैनेजर है वो न्यूक्लियस को बोला जाता है। तो ये है, अगर सेंटर में मान लीजिए न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होगी, जैसे सेल की बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वैसे न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर होती है, बाहर एक झिल्ली होती है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारे जितने भी कोशिका के समस्त क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है, मतलब इस जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं कोशिका की उसको मैनेज करने का मैनेजर है, इसको तभी तो कहते हैं मैनेजर है। अब यहाँ
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धागे नुमा संरचना होती है, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। यही क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के टाइम पे क्रोमोसोम बनते हैं। तो आ जाता है कि यह कोशिका द्रव्य और केंद्र के बीच पदार्थों के आवागमन को भी नियंत्रित करता है, कि केंद्र के अंदर भी क्या आना है उसको भी नियंत्रित करता है। केंद्र की एक सघन संरचना होती है, इसमें जली नुमा द्रव्य, इसमें भी द्रव्य पाया जाता है। जैसे कि अगर हम सेल की बात करें तो सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाता था, वैसे न्यूक्लियस में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस के सेंटर में भी एक छोटा सा केंद्र होता है, केंद्रिका होती है, जिसको हिंदी में केंद्रिका बोलते हैं और इंग्लिश में न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा केंद्रिका है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब न्यूक्लियोलस और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बीच में कुछ जली ना एक स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। उसको कोशिका द्रव्य बोलते थे क्योंकि वो कोशिका के अंदर जली नुमा पाया जाता है, और जो ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब कोशिका में मतलब सारे जितने कोशिका के सारे कार्य हैं उनका संचालन नियंत्रण ये कर लेता है। जीवों के गुणों का निर्धारण भी ये करता है, आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। ठीक है, तो ये जितने भी जो जीन्स हैं जिसको यूनिट बोला जाता है। अब यहाँ पे इसका कोशिका विभाजन में केंद्रक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि होता क्या है कि केंद्रक में न्यूक्लियस में धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिनको क्रोमेटिन कहते हैं। कोशिका विभाजन के टाइम पे गुणसूत्र में परिवर्तित होता है, और मानव में हमको पता है कितने जोड़े पाए जाते हैं, 23 पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ से टॉपिक नया स्टार्ट होता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें केंद्रक डेवलप नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डेवलप होता है। एग्जाम्पल में प्रोकैरियोटिक का याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक में जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें वो प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं, उनमें ये प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार बोला जाता है। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार बोला जाता है। क्वेश्चन आता है, इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। इसकी खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी। अब यहाँ पे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए जितना भी लिक्विड वाला पार्ट था ना, अगर हम सेल की बात करें तो सेल में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच में ये जो होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य। अब इन दोनों द्रव्य को मिला करके क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। ये जीव द्रव्य, जिसको प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहते हैं हिंदी में, ये जीवित पदार्थ होता है। ये कैसा पदार्थ है, जीवित पदार्थ है, या जीवन का आधार भी बोला जाता है। सेल में और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें कम बताया गया है क्योंकि 8th के हिसाब से है। जब 9th में आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल क्या करते हैं, जो खाली जगह होती है उनको भरने का काम करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर वाटर या जितना भी एक्सक्रीटली सब्सटेंस होता है, उत्सर्जित पदार्थ होता है, उसको ये स्टोर करते हैं। ये जंतुओं में छोटे होते हैं, यानी कि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें ये छोटे होते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक की। जो पौधों में अलग अलग रंग आपको देखने को मिलते हैं, हरे, लाल, ये सारे किस वजह से होते हैं, इनमें इन लवक की वजह से होते हैं। ये जो रंग होते हैं लवक की वजह से होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे बताया डिटेल में नहीं गया है, लेकिन तीनों के नाम मैंने बता दिए हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही हरा रंग होता है, जो पत्तियों का हरा रंग है वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो वर्णक है क्लोरोफिल, उसकी वजह से होता है। और क्लोरोफिल का काम आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर की बात करते हैं तो जंतु, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, जबकि इसमें नहीं पाई जाती। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल के जो वैक्यूल होते हैं, रिक्तिकाएँ होती हैं, वो बड़ी होती हैं, जबकि जंतुओं में छोटी होती हैं। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतुओं में पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में इन्होंने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अब आ जाता है कि अगर पूछा जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। कब दिया था, 1838 और 39 में दिया था। तो याद रखिएगा, स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सो नेक्स्ट चैप्टर है जंतुओं में प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल। प्लांट में रिप्रोडक्शन की
को हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, तो अगर वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताई है, तो अपनी वंशवृद्धि और जाति की निरंतरता को कि वो कंटिन्यू रहे, स्पीसीज़ ख़त्म ना हो, इसके लिए एक विशेष क्रिया की जाती है, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक एसेक्सुअल और सेकेंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें केवल एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, एक जनक से जो आगे ऑफ स्प्रिंग बनते हैं उनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और लैंगिक में 2 जनक की आवश्यकता होती है, 2 पेरेंट सेल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल प्लांट में जो होता था लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और कटिंग, यहाँ पे देखिए बुक में लेयरिंग और कटिंग वाला बताया था, ग्राफ्टिंग मैंने एक्स्ट्रा बताया था, तो वो तीन मेथड से होता है, तो वो प्लांट वाला हम पहले कवर कर चुके हैं। अब हम जानेंगे प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक बडिंग, और इस चैप्टर में देखिए एक 10th में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो 4-5 मेथड बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बडिंग को बताया है और फिशन को बताया है, तो बडिंग और फिशन दोनों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले मुकुल, जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, प्रोसेस होता है, तो मुकुलन होता है, हिंदी में मुकुलन कहते हैं, इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं। अब हाइड्रा के शरीर पे एक उभार आता है, इसको मुकुल कहते हैं या बड कहते हैं। जब ये हाइड्रा मैच्योर होता है तो इसके शरीर पे एक छोटा सा बड निकलता है। अब ये बड धीरे धीरे पूरा डेवलप होता है, और डेवलप होकर के इनके अंग से अलग हो जाता है, जो मेन हाइड्रा है उससे अलग हो जाता है। तो पेरेंट कौन था, एक ही पेरेंट था, लेकिन उससे एक नया ऑफ स्प्रिंग जन्म लेता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा भी एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका आकार बदलता रहता है। अब इसमें कौन सा फिशन होता है, इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो द्विखंडन होता है। कौन से टाइप का होता है, द्विखंडन होता है। लेशमेनिया में कौन सा होता है, द्विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, ये मैं अभी इंग्लिश में भी बता देती हूँ। अमीबा में क्या होता है, सबसे पहले कि जब मैच्योर हो जाता है, न्यूक्लियस मैच्योर हो जाता है, तो ये 2 भागों में बंटने लगता है, 2 पार्ट में बंटने लगता है। देन क्या होता है, उसके बाद एक अमीबा से 2 संतान कोशिकाएं जन्म लेती हैं, ठीक है, संतान अमीबा जन्म लेते हैं। इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन। फिशन को सिर्फ खंडन बोलते हैं, और इसको बाइनरी फिशन कहते हैं क्योंकि 1 से 2 हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं बता देती हूँ, लेशमेनिया में क्या होता है, लेशमेनिया से कालाजार होता है, तो लेशमेनिया में भी द्विखंडन होता है। उसके अलावा प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, यानी कि मल्टीपल फिशन होता है, ठीक। अब आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ से, कि पौधों में नर और मादा जनांग होते हैं, तो इनके बारे में पहले कवर कर चुके हैं कि पिस्टल और स्टैमेन, ठीक है। नर वाले को क्या बोलते हैं, पुमंग। आई थिंक हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकती हूँ, लेकिन इंग्लिश में बताती हूँ। उसको बोलते हैं स्टैमेन, और इसको बोलते हैं कार्पेल या पिस्टल। इसको मैंने कवर किया है हिंदी में भी, आगे वाली जो वीडियोस हैं उसमें कवर किया होगा। इसको शायद पुमंग बोलते हैं, इसको जायांग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, और डिटेल वाला मैंने वहाँ समझा दिया था। अब हम बात करते हैं मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो पुरुष में उदर के नीचे एक अंडे के आकार का एक जोड़ा वृषण यानी कि टेस्टिस होता है। टेस्टिस में क्या पाए जाते हैं, मेल गैमेट पाए जाते हैं। मेल गैमेट को ही स्पर्म कहते हैं। मेल गैमेट नर युग्मक, या फिर उसको स्पर्म या शुक्राणु बोलते हैं। मैंने बताया भी था कि मानव का सबसे छोटा अगर सेल पूछा जाए तो ये स्पर्म होता है। इनसे जुड़ी हुई एक सेमिनल डक्ट होती है। सेमिनल डक्ट कहाँ जाती है, पेनिस के मार्ग से होकर के शुक्राणुओं को निकालती है, ठीक है। तो ये इनका पूरा प्रोसेस होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको देखा नहीं जा सकता, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इनमें सिर होता है, मध्य भाग होता है, और एक पूंछ होती है। तो ये हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे स्त्रियों की बात करते हैं, तो स्त्रियों के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इनमें क्या पार्ट होते हैं, इनमें ओवरी होती है, ओविडक्ट होती है, और यूट्रस होता है। ओवरी मतलब अंडाशय, जिसमें एग सेल या अंडाणु पाए जाते हैं। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और यूट्रस होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से, ये अंडाणु है, यहाँ पे अंडे पाए जाते हैं। यही जब फ्यूज़न होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो ओविडक्ट में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट यानी
यानी कि फेलोपियन ट्यूब जो अंडवाहिनी है उसमें अंडाणु पहली बात एक कोशिकीय संरचना होती है, शुक्राणु भी एक कोशिकीय होती है, अंडाणु भी एक कोशिकीय होती है। जब ये दोनों आपस में संलयित होते हैं, फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़न होता है, इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ पे है? ओविडक्ट में हुआ है। फिर ये गति करके कहाँ? यूट्रस में चला जाता है। तो ये पार्ट जो ओविडक्ट से सरक करके यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस में ही भ्रूण का विकास होता है। तो विकास कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट में, लेकिन विकास कहाँ होता है? यूट्रस में होता है, जिसको यूट्रस को हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, निषेचन के बाद यह संरचना गर्भाशय में आकर रोपित हो जाती है और वहाँ पे जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर थोड़ा सा और बढ़ता है तो एम्ब्रियो होता है एंड देन चाइल्ड पूरा डेवलप हो जाता है। इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेल में स्पर्म है, इसमें ओवम यानी कि अंडाणु है जिसको एक्सेल भी कहते हैं। अब ये दोनों जब फ्यूज़ होते हैं तो उसको जाइगोट बोला जाता है। जाइगोट डेवलप होता है तो एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के बाद ये पूरा नवजात शिशु बनता है। अब जो फर्टिलाइजेशन है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो मादा शरीर के अंदर होता है और एक्सटर्नल जो बाहर होता है। अब एक्सटर्नल किस में होता है? तो एक्सटर्नल मछली और मेढक में होता है। जैसे मेढक, मादा मेढक क्या करती है? अंडाणुओं को पानी में डाल देती है, उसी समय ये शुक्राणुओं को डाल देते हैं जो नर मेढक होते हैं, जिसकी वजह से फ्यूज़न होता है। तो ये बाहर हो रहा है, इसीलिए इसको बाह्य निषेचन या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की बात की जा रही है। तो जब ऐसी कोई स्थिति होती है कि जब कोई स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है तो उसमें जो अंडवाहिनी होती है, ओविडक्ट होती है, वो अवरुद्ध हो जाती है, जिसकी वजह से शुक्राणु अंडाणु का नहीं मिल पाते हैं, फर्टिलाइज नहीं हो पाते। तो इस केस में क्या किया जाता है कि जो ओवम है और एक्सेल है और जो स्पर्म है उसको बाहर ही मिला लिया जाता है, उनको कृत्रिम रूप से फर्टिलाइज करा लिया जाता है। फिर जो जाइगोट बनता है उसको 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। इसके बाद माता के गर्भाशय में, यूट्रस में डाल दिया जाता है डेवलप होने के लिए। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से उन जो माँ है वो गर्भवती हो जाती है। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं? इस टेक्निक को परकनली ट्यूब यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें कैसे डिसाइड होता है कि जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है? तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्टकट में समझा देती हूँ। देखिए ओवरऑल कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े का मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। अब इसमें से जो 22 होते हैं, 23 जोड़े में से जो 22 गुणसूत्र का मतलब, जोड़े का मतलब है 2-2 का सेट, ऐसे करके। अब इन क्रोमोसोम पे खूब सारे जीन्स होते हैं जो कि गुणों को निर्धारित करते हैं। 23 में से जो 22 होते हैं वो तो अन्य गुणों के लिए होते हैं, जो शरीर संरचना होती है इन सब के लिए होते हैं, लेकिन एक जोड़ा जो है वो सेक्स डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब अगर फीमेल है तो उसमें एक्स और एक्स होता है, जबकि मेल है तो उसमें एक्स और वाई होता है। तो इनका फ्यूज़न अगर एक्स फीमेल में होता है, एक्स वाई मेल में होता है। अगर एक्स और एक्स मिलते हैं तो फीमेल बनती है, अगर एक्स और वाई मिलते हैं तो मेल। ठीक है, बस इतना सी चीज़ यहाँ याद रखनी थी। इतने बड़े में सिर्फ यही चीज़ बताई गई है कि 22 जोड़े तो नॉर्मल होते हैं। 22 जोड़े का मतलब 44 गुणसूत्र। जोड़े का मतलब पेयर में होंगे ना, तो एक जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन का। अगला चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें हम लोग धातु और धातु के गुणों की बात करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चमक की। ठीक है, लस्ट्रस। तो चमक में सबसे पुराना धातु, सबसे पहला पॉइंट बताया कि सबसे पुराना धातु सोना है, जिसका आविष्कार 6000 ईसा पूर्व हुआ था। सोना, चांदी, तांबा ये मौलिक अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इनकी खास चमक होती है। और एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, चांदी सफ़ेद रंग के होते हैं। सोना का रंग पीला है, तांबा का रंग भूरा है। ये सारी चीज़ें हमको पता होती हैं जनरली। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। जनरली जो धातुएं होती हैं बहुत रिएक्टिव होती हैं। तो ये क्या करती हैं, कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही हैं, कभी CO2 के साथ, कभी सल्फर के साथ ऑक्साइड करके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि बना देते हैं। तो इनके जो ओर होते हैं, अयस्क कहते हैं उसको शायद, तो वो, हाँ उसको अयस्क बोलते हैं, तो वो ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनको हटाने पे, इनकी लेयरिंग को हटाने पे फिर से चमक आ जाती है। तो धातुओं में चमक होती है, लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होती है। तो ये एक डिफरेंस हो गया कि अधातुओं में चमक नहीं होती। इस तरह आप भेद कर सकते हो। अब आ जाता है कि एलॉय क्या होता है? मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं जो 2 या 2 से अधिक धातुएं या अधातुओं से मिलकर बनाई जाती हैं, उनको मिश्र धातु कहते हैं। इसका एक एग्जांपल जैसे पीतल कह सकते हैं। तो पीतल जो होता है उसको याद करने की ट्रिक ये होती है पिताजी। तो पी से हो गया पीतल,
तांबा जिंक, यानी कि पीतल किससे मिलके बना है, तांबा और जिंक से मिलके बना होता है। इनके जो गुण होते हैं, जो एलॉय होते हैं, भले वो मेटल से क्यों ना बने हों, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेटल वाले सारे गुण जो एलॉय में आ जाए। तो एलॉय के गुण जिनसे वो मिलके बने होते हैं उनसे भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है ठोस। अब यहाँ इस चैप्टर में एक्सेप्शन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि अपवाद है। अब जैसे यहाँ ठोस बताएगा कि जनरली जो धातु होती हैं वो सॉलिड होती हैं, लेकिन अपवाद है यहाँ पे मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, तो मरकरी को छोड़ के सभी धातुएं ताप क्रम पे रूम टेम्परेचर पे ठोस होती है, लेकिन मरकरी नहीं होता है। तो मरकरी बल्कि मेटल है, फिर भी नहीं होता है। इसीलिए पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल विच इज नॉट अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो फिर मरकरी हो जाएगा। नेक्स्ट है पीटने पर फैलना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं पीटने पे फैल जाती हैं, मतलब उनकी चादर बनाई जा सकती है, तो इसको आघात वर्धिता बोलते हैं। इंग्लिश में मैलिएबिलिटी कहते हैं। मैलिएबिलिटी एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मेटल को पीट करके पतली चादर बनाई जा सकती है, उसको बोलते हैं आघात वर्धिता। ये धातुओं में होती है, अधातुओं में नहीं होती। जैसे कोयला है तो कोयला अधातु है, नॉन मेटल है, तो उसको अगर हम पीटेंगे तो चिकना चूर हो जाएगा ना, तो ये एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट आ जाता है ऊष्मा चालक। ऊष्मा चालक मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो मेटल जनरली होते हैं, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा के चालक होते हैं। लेकिन दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, एक Hg मतलब पारा और एक लेड। ठीक है, तो पारा और लेड हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। और सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, तो चांदी और कॉपर सबसे अच्छे चालक होते हैं, जबकि लेड और मरकरी ऊष्मा के कम चालक होते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, तो अगेन सिल्वर एंड कॉपर। सबसे नंबर 1 पे सिल्वर आता है। सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि जितने भी धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अब धातुओं के तार का जब हम उपयोग करते हैं तो उसके ऊपर एक रबड़ की परत लगाई जाती है। वो किसकी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि PVC। तो PVC का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें ये क्योंकि अधातु, इसमें रबड़ जो होता है वो कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है, इसकी वजह से उसमें करंट नहीं लगता। और कॉपर की वायर होती है, ऊपर जो परत चढ़ी होती है वो PVC की होती है। अब आ जाता है तन्य। क्या होता है, तन्य का मतलब होता है डक्टाइल। तो एक मैंने गुण बताया था मैलिएबल, अगला है डक्टाइल। डक्टाइल धातुएं जो होती हैं वो डक्टाइल होती हैं, मतलब इनको खींच करके पतली तार बनाया जा सकता है, जबकि अधातुएं नहीं होती। एक डिफरेंस ये हो गया। तो सोना और चांदी सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो कौन सी है, सोना और चांदी है। सभी धातुएं एक समान तन्य नहीं होती, मतलब एक जैसी तन्य नहीं होती, एक जैसी उनको खींचा नहीं जा सकता है, लेकिन सोना चांदी सबसे अधिक होती है। ठीक है, एक लेकिन अधातुएं नहीं होती हैं डक्टाइल। ध्वनिकता का मतलब होता है सोनोरस, कि अगर हम किसी मेटल को अगर हम बजाते हैं तो आवाज़ आती है, जबकि अधातुएं जो होती हैं वो सोनोरस नहीं होती हैं। सोना एक कोमल सुनहरे रंग की कीमती धातु है। ये इसको नापने की जो शुद्धता किस में मापते हैं, कैरेट में मापते हैं। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, और जो यूज़ किया जाता है वो 22 कैरेट होता है। तो 22 कैरेट का मतलब है कि 22 भाग सोने का है, तो 2 भाग क्या हो जाएगा, तांबा और चांदी मिला दी जाती है। इस तरह 18 कैरेट का भी आता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जो धातुएं होती हैं वो जनरली ठोस होती हैं। एक्सेप्शन क्या है, पारा है। चमकीली होती हैं, आघातवर मतलब मैलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो धातुएं के गुण हो गए। अधातुएं अपोजिट हो जाती हैं। ठोस अवस्था में कार्बन, गंधक, फॉस्फोरस, आयोडीन पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन इज़ अ नॉन मेटल। जैसे वहाँ पे नॉन मेटल, वहाँ पे मेटल में मरकरी था ना, पारा द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में पाया जाता था। इसी तरह यहाँ पे नॉन मेटल में ब्रोमीन पाया जाता है। तो इनको याद रखिएगा। उसके अलावा जो जितने भी नॉन मेटल होते हैं तो वो ठोस होते हैं या तो वो गैस फॉर्म में होते हैं। द्रव अवस्था में कौन है, ब्रोमीन है। अब ये सारे अपवाद जो दे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। हो सके तो कहीं लिख लीजिएगा कि जो सभी धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं, यानी कि डक्टाइल होती है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, बिस्मथ। बिस्मथ जो है वो मेटल होते हुए भी डक्टाइल नहीं है। सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी लिक्विड होता है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आदि अत्यंत कठोर होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं, मतलब होते सॉलिड ही हैं लेकिन मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। लेड और मरकरी इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा के कम चालक होते हैं। ऐसे होते हैं जिनको धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं, इनको मेटेलॉइड्स बोला जाता है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और
रियम, पोलोनियम, इनके नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से ऑप्शन दे करके पूछा जाता है कि कौन सा सेमीकंडक्टर या ये मेटलाइट नहीं है। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है। सभी धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का ही एलोट्रोप होता है, ये हम 10th में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्रेफाइट क्या करता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है, जबकि अधातुओं से नहीं की जाती है लेकिन उससे की जा सकती है। इस तरह हीरा भी कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, अपरूप है। तो जो अधातुएं होती हैं वो चमकीली नहीं होती है, लेकिन हीरा क्या करता है? सबसे ज़्यादा चमकने वाला पदार्थ है। अब यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि अगर धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि वो ऑक्साइड बनाएंगे। अगर हम देखिए, अगर Mg है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनेगा। इसी तरह यहाँ बताया जा रहा है कि लोहा है, अगर वो जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नमी के साथ क्रिया करता है तो लो ऑक्साइड बनाता है, जो कि जंग जिसको कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो वो ऐसे बनता है जब ऑक्सीजन और नमी मॉइस्चर के साथ क्रिया करता है। इस तरह कॉपर की बात बताई गई। कॉपर पे जो परत चढ़ती है ऑक्साइड की, कॉपर ऑक्साइड की परत हरे रंग की होती है। कौन से रंग की होती है? हरे रंग की होती है। ये किस वजह से होती है? कि जब लंबे समय तक नम वायु में रहता है तो इस पर हरी परत चढ़ती है, जो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि जो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो अगर पूछा जाए कि कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, नमी, जल और CO2 भी है, तो फिर क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा और कॉपर कार्बोनेट बनेगा। ये दोनों मिलके कौन सा कलर बनाते हैं? हरे रंग की परत बनाते हैं। इस तरह मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाया जाता है तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में और फर्दर वो रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब बार बार यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि लिटमस पेपर को लाल से नीला कर देता है। तो लाल से नीला करेगा, इसका मतलब ये क्या बन गया? क्षार बन गया, मतलब बेस बन गया। तो ओवरऑल हमको यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, और ये जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं। अब नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल जैसे वो बेसिक नेचर के होंगे तो ये एसिडिक नेचर के होंगे। तो जैसे चारकोल लिया, चारकोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ एरो होना चाहिए था, तो CO2 बनाया। CO2 ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कार्बोनिक एसिड बनाया। इसका मतलब अगर अधातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो अम्ल बनाती हैं, वो उनका नेचर कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय नेचर के होते हैं, जबकि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय नेचर के होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अगर मेटल कोई धातु वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस निकलती है? एक तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे वो, उसके साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस कौन सा साउंड देती है? मैं कई बार बता चुकी हूँ, पॉप साउंड देती है। ठीक है। और यहाँ पे अब कुछ पॉइंट बताए जा रहे हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत मतलब ज़्यादा मात्रा में हीट निकालते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन ये उबलते हुए पानी से करता है। तो मैग्नीशियम कौन से वाटर से रिएक्ट करता है? हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। जस्ता और जिंक और एल्युमिनियम स्टीम से रिएक्ट करता है। तो फ़र्क देखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम ये नॉर्मल वाटर से कर लेते हैं, मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं, और जो जिंक और आयरन होते हैं वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में, वाटर कौन से फॉर्म में? गैस फॉर्म में। अधातुएं नॉन मेटल की बात करते हैं तो ये पानी से रिएक्ट ही नहीं करती हैं। जैसे इसमें एग्जांपल में मैंने फास्फोरस बताया था कि फास्फोरस हवा में इतना वो रिएक्टिव होता है कि हवा में आग पकड़ लेता है, इसीलिए उसको पानी में रखा जाता है, क्योंकि पानी में वो रिएक्ट करेगा नहीं। सो अब हम पढ़ेंगे एसिड के साथ रिएक्शन। तो एसिड के साथ मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। इतना पॉइंट याद रखना है। अब एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे HCl है, H2SO4 है जिसको गंधक अम्ल, हाँ, लेकिन सभी जो मेटल है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे तांबा और सीसा, ये मेटल होते हुए भी HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मेटल HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो तांबा और सीसा हो गया। जबकि ये गंधक अम्ल यानी कि H2SO4 और HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। कुछ धातु जैसे सोना, प्लेटिनियम पे भी अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है।
अब ये यहाँ पे एक रीज़न बताया जा रहा है कि अगर तांबे के पात्र में या फिर कोई एल्युमिनियम है, कोई मेटल है, उसमें दही क्यों नहीं रखा जाता है, खाने नींबू का रस वगैरह क्यों नहीं रखा जाता, कि उसका रीज़न ये है क्योंकि वो नमक बनाएंगे, वो जो नमक होता है वो हानिकारक होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, इसीलिए उसमें खट्टी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। अधातुएं क्या रिएक्ट करेंगी, तो अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ अधातु हैं जैसे सल्फर और फॉस्फोरस, ये कंसनट्रेटेड H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी कि गंधक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करते तो हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। देखिए अभी तक ये बताया जा रहा है कि मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, लेकिन ये नहीं निकालते हैं। ठीक है, ये जो अधातु हैं, अधातु पहली बात करते ही नहीं है, जो करते कौन है, फॉस्फोरस और सल्फर कर भी देते हैं, किससे करेंगे, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड से करेंगे, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं। अब आ जाते हैं एक्वारेजिया क्या होता है, तो एक्वारेजिया एक, इसको रॉयल ऑयल भी, रॉयल वाटर भी बोलते हैं। रॉयल वाटर का लैटिन शब्द है एक्वारेजिया। इसमें 3:1 अनुपात याद रखना है और उसको शॉर्टकट में समझते हैं। 3:1 में 3 होगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 होगा नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 दोनों कंसनट्रेटेड होते हैं। इनको मिला करके जब इनको मिलाया जाता है तो वो अम्ल बहुत खतरनाक बनेगा। वो जो एसिड बना, दो एसिड मिला दिए गए तो ऑब्वियसली एसिड हुआ, वो मिश्रण एक्वारेजिया बोला जाता है। इसका यूज़ सोना और प्लेटिनम को पिघलाने के लिए किया जाता है। अब हमने मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ी थी, अब हम मेटल की बेस के साथ करेंगे। तो मेटल अगर क्षार के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, पहली बार जनरली वो करते नहीं हैं, ठीक है, अगर करते हैं तो सॉल्ट देंगे और हाइड्रोजन गैस ही निकालेंगे। जैसे एसिड में मिलता था सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे भी लवण और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। कुछ धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर लेते हैं क्योंकि ये क्षार होते हैं ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, इनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं कुछ मेटल जैसे कि टिन और जिंक। तो टिन ने किया तो पोटेशियम स्टैनेट बना और हाइड्रोजन गैस निकली, जिंक ने किया तो पोटेशियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक मेटल दूसरे कंपाउंड के मेटल से को डिस्प्लेस कर देता है। मतलब अगर एक एलिमेंट है, एक तत्व, ये यौगिक के दूसरे तत्व को डिस्प्लेस ले लेता है, उसकी जगह ले लेता है। लेकिन कैसे लेगा, जब तक कि ये जो तत्व है ये इससे ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा तब तक। जैसे जिंक है, अगर जिंक कॉपर सल्फेट में कॉपर की जगह ले रहा है, इसका मतलब जिंक ज़्यादा पावरफुल होता है। अब ये कैसे पता चलता है, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है पूरी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके पूरी सीरीज़ होती है, जिसमें जितना ऊपर कोई है, जितना ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज़ में रहेगा वो मोर पावरफुल है, और जो नीचे वाले होते हैं वो लेस पावरफुल होते हैं, तो डिस्प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको कितना याद रखना है, यहाँ पे ये जिंक लिया था, कॉपर सल्फेट लिया था। अब इन कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला होता है, इसको नीला तोता भी कहते हैं, ब्लू होता है। तो जिंक ने जब इसको डिस्प्लेस किया तो जिंक सल्फेट बना। जिंक सल्फेट का कलर कैसा हो गया, रंगहीन हो गया, कॉपर अलग हो गया, कॉपर का कलर कैसा हो गया, लाल भूरा हो गया। तो इस तरीके से इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस तरीके से अगर कॉपर सल्फेट है और आयरन है तो आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, क्योंकि कॉपर नीचे पाया जाता है, आयरन ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर नीचे है, तो आयरन इसकी जगह ले सकता है लेकिन कॉपर इसकी जगह नहीं ले सकता। अगर ऐसा होता कि आयरन सल्फेट होता है, FeSO4 होता और यहाँ पे Cu दे रखा होता तो ये रिएक्शन होती ही नहीं, क्योंकि Cu Fe को डिस्प्लेस कंपाउंड में से कर ही नहीं सकता है। अब इनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं मेटल के यूजेस, तो हमको ये लोहा का पता ही है, आम जीवन में यंत्रों को बनाने में यूज़ होता है। एल्युमिनियम का यूज़ बर्तन बनाने में, ये वायुयान बनाने में यूज़ होता है। तांबे का यूज़ जो वायर होते हैं या विद्युत संयंत्र होते हैं उसमें यूज़ होता है, क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सोना चांदी आभूषण बनाने में, विद्युत के जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। फ्यूज़ की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्यूज़ के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। फ्यूज़ का जो तार होता है वो मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है। किसका बना होता है, टिन और लेड का बना होता है। इसका गलनांक कम होता है, इसी वजह से जब हाई वोल्टेज की अगर इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो फिर क्या हो जाता है, वहीं पर सर्किट टूट जाता है और आगे शॉर्ट सर्किट होने से घर बच जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि लोहा है, आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का घटक होता है आयरन, जो मानव में ऑक्सीजन का वहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन की एफिनिटी की क्षमता होती है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। श्वसन के टाइम मैंने ये बताया था, रिस्पिरेशन वाले प्रोसेस में। तांबा और जिंक एंजाइम में पाए जाते हैं, तो एंजाइम में क्या पाया जाता है, तांबा और जिंक, कॉपर और जिंक पाया जाता है। आर्सेनिक एक विषैली धातु होती है, यानी कि पॉइजनस मेटल है। मैग्नीशियम पौधे में पाया जाता है, पौधे में भी कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, ये भी मैं बता चुकी हूँ, क्लोरोफिल में पाया जाता है। कुछ धातुएं जैसे नाइट्रोजन, अधातुएं जैसे नाइट्रोजन,
अरे यार पोटेशियम मेटल है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का उपयोग उर्वरक के लिए किया जाता है, तो NPK, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये पोटेशियम का यूज़ और फर्टिलाइज़र बनाने में किया जाता है। फास्फोरस का यूज़ माचिस बनाने में, आयोडीन कटने छिटने में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, सल्फ़र को पटाखे बनाने में किया जाता है, ऑक्सीजन शोषण में होता है, हीरा ज्वेलरी में होता है और शीशा काटने में यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट बैटरी या पेंसिल बनाने में यूज़ किया जाता है। ये कुछ उपयोग हैं जो कि हमें काफ़ी चीज़ें तो पता ही रहती हैं। चैप्टर 17 है किशोरावस्था की ओर। इसमें ये चैप्टर ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ पे भी फैक्ट वाले क्वेश्चन बनेंगे उनको हम कवर कर लेंगे। किशोरावस्था कब से कब के बीच में होती है? 11 से 19 वर्ष के बीच में होती है। अगर मनुष्य के जो जीवन काल होता है वो 4 अवस्थाओं में बटा होता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इन्फेंसी कब तक है, तो इन्फेंसी होती है जन्म से 5 वर्ष तक, और बाल्यावस्था 6 से 11 और 11 से 19 किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था में जो जनन परिपक्वता है वो ज़्यादा होती है, कई सारे चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस के बारे में हम लोग पहले से वाकिफ़ होंगे। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे या उनको समझेंगे। किशोरावस्था के बाद क्या आता है? प्रौढ़ावस्था आता है। अब हम सबसे पहले अगर हम किशोरावस्था में जो परिवर्तन है वो लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई वाले में केवल इतना याद रखिएगा कि लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ती है। जो लंबाई होती है लड़कियों में तेज़ी से बढ़ती है। यहाँ पे एक चार्ट से आप समझ भी सकते हो, जैसे अगर 10 वर्ष की आयु में लड़कियाँ अपनी टोटल हाइट का 84% प्राप्त कर लेती हैं, जबकि ये 78% ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्मूला बताया है, अब चाहें तो देख लें, वैसे क्वेश्चन बनते तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया कि वर्तमान लंबाई बटा जो भी प्रतिशत है उस टेबल में से प्रतिशत इंटू 100, ठीक है। तो वर्तमान लंबाई बटा प्रतिशत इंटू 100, इससे क्या पता चल जाएगा? उस बच्चे की अनुमानित लंबाई पता चल जाएगी कि किशोरावस्था की समाप्ति तक ये कितनी हाइट पाएगा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि किशोरावस्था की जो 19 साल की एज होती है वहाँ तक एक इंसान की, एक मानव की प्रॉपर जितनी हाइट होती है वो प्राप्त कर लेता है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। तो ये वही बात बताई जा रही है कि आप कैसे अनुमानित लंबाई पता कर सकते हो, तो ऐसे पता कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए एक 10 वर्ष की लड़की है जिसकी वर्तमान लंबाई 105 सेंटीमीटर है, तो 105 रख दिया, बटे में नीचे 84 लिखा, क्योंकि 10 वर्ष के लिए यहाँ पर टेबल से वो कितना प्रतिशत होता है? 84% होता है, और इंटू 100 किया तो कितना आ गया? 125 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि उसकी अनुमानित लंबाई कितनी होगी? 125 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्वर वाले में कि वॉइस में अगर देखा जाए तो लड़कों की जो वॉइस होती है वो कर्कश होती है, जबकि लड़कियों की आवाज़ मधुर होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लैरिंक्स होता है, स्वर यंत्र होता है गले में, वो लड़कों में ये बाहर की ओर उभार आ जाता है, ठीक है, निकल आता है। इसी को ही एडम्स एप्पल कहते हैं या कंठमणि कहते हैं, जबकि लड़कियों में ये अपेक्षाकृत छोटा रहता है और दिखाई नहीं पड़ता है। लड़कियों में हाई पिच, जो लड़कियों के जो स्वर होते हैं वो हाई पिच के होते हैं, उच्च तारक वाले होते हैं, और जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। लड़कों के स्वर यंत्र की पेशियों में कभी कभी अनियमित वृद्धि हो जाने से आवाज़ भारी, कर्कश और सुनाई देने लगती है और कुछ दिन बाद सामान्य हो जाती है। मतलब उनकी जो लाइरेनिक्स वाला जो सिस्टम है उसमें मसल्स में कभी कभी इरेगुलर चेंजेस हो जाते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। स्वेद और तैल ग्रंथि और जननांगों के बारे में बात करते हैं, तो जो टीनेजर्स में ऐसी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं जिनकी वजह से चेहरे पे ऑयलीनेस वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से पिंपल और एक्ने की समस्या आती है। और जननांग की बात करते हैं, जननांग में लड़कों में शुक्राणु का उत्पादन होने लगता है, जबकि लड़कियों में अंडाशय का उत्पादन होने लगता है। अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करते हैं, जिसे ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जबकि स्पर्म का जो उत्पादन होता है वो स्वप्न दोष के रूप में लक्षित होता है। मानसिक और संवेदनात्मक विकास की बात करते हैं, तो किशोरावस्था में व्यक्ति पूर्व की अपेक्षा अधिक सचेत और चिंतनशील, स्वतंत्र हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने CTP में पढ़ रखी हैं कि इस टाइम में थोड़ा सा मानसिक विकास प्रॉपर होने लगता है, थोड़ा चेंज होने लगता है, संवेदन होने लगते हैं, वो लोगों के प्रति संवेदनशील होने लगते हैं, सेंसिटिव होने लगते हैं, समझते हैं दूसरों को। तो ऐसी ये सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? जो बॉडी रिलेटेड जितने चेंजेस होते हैं उनको द्वितीय लैंगिक लक्षण कहा जाता है। इन लक्षणों के आधार पे लड़के और लड़कियों में अंतर किया जा सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ हार्मोन की बात की जा रही है, जैसे जो चेंजेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं कि उनकी बॉडी में कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे कौन से हार्मोन आपको याद रखने हैं, जैसे पहले हम बात ही कर लेते हैं हार्मोन की। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनसे क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन
किसी न किसी रूप से किसी लक्षण को चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। अब उनके अपने कार्यों के लिए मतलब विशिष्ट होता है, हर एक हार्मोन का अपना एक कुछ कार्य होता है। अब इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, ये नलिका विहीन होती है। अब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है इनमें कोई भी डक्ट वगैरह नहीं होता है, डक्टलेस होती है। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो डक्ट वाली होती हैं, उनमें डक्ट होती है मतलब पाइप होती है जिनके द्वारा वो पर्टिकुलर एंजाइम निकालते हैं। जबकि ये जो इंडोक्राइन होती हैं ये हार्मोन निकालते हैं, ठीक है। इनका जो हार्मोन है वो सीधे रक्त में मिलता है, मिलकर विशिष्ट अंग तक पहुंचती है और अपना कार्य करती है। अब मेल में कौन सा पाया जाता है, तो मेल हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, जबकि फीमेल में एस्ट्रोजन पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन वगैरह भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एस्ट्रोजन बताया फीमेल में और मेल में टेस्टोस्टेरोन से जो मेल में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, उसमें मेल में जितने भी बॉडी रिलेटेड चेंजेस होंगे वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं और एस्ट्रोजन फीमेल में पाया जाता है, तो इसलिए महिलाओं में ये उत्तरदायी होता है। अब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 से 30 दिन का कार्यकाल होता है, जिसमें यूट्रस में एक ब्लड की लेयर वगैरह चढ़ती है। उसके बाद फिर जब वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो वो एग को रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस से तो पता ही है सबको। अब यहाँ पे मीनोपॉज क्या होता है, मीनोपॉज 45 से 50 की उम्र में जब ये चक्र पूरा रुक जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, तो इसको मीनोपॉज कहते हैं। प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधित तो यहाँ पे एक प्रॉपर एक हेल्थ जो अवेयरनेस वाले हैं टॉपिक, तो ये तो हमको पता ही है। यहाँ पे कुछ भी साफ सफाई रखना है और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ बताया गया है कि 18 वर्ष की जो न्यूनतम आयु होती है विवाह की वो लड़कियों की है, जबकि लड़कों की 21 वर्ष है। अब लास्ट 2 चैप्टर बचते हैं। एक ये है ध्वनियाँ तरह तरह की। इस चैप्टर में ज़्यादा एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, मैं आपको फैक्ट डायरेक्टली बता दूंगी। जैसे ध्वनियाँ कंपन से उत्पन्न होती है। तो कंपन क्या होता है, कंपन जो अपनी मीन पोजीशन के, ये देखिए, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे या दाएँ बाएँ जाने वाली गति को कंपन कहते हैं। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन बताती हूँ, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन ये आता है कि जो साउंड होता है वो कैसी वेव होती है, क्योंकि वेव फॉर्म करते हैं, कंपन होगा तो ऑसिलेशन होगा, देन फिर वेव फॉर्म करते हैं। तो ये कौन सी तरीके की तरंग होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब है कि इसमें जो कंपन होता है वो इनके पार्टिकल के पैरेलल होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वाली होती है ये। अब इसके लिए सेकेंड पॉइंट ये होता है कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। सबसे तीव्र गति से ध्वनि किस में ट्रैवल करती है, सबसे तीव्र गति से ठोस में ट्रैवल करती है, देन द्रव्य में और फिर गैस में। तो ध्वनि की जो गति होती है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि कैसी होती है। तो मानव में जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है वो कंठ से की जाती है, ठीक है। तो गले में लैरिंक्स वाले पार्ट में श्वास नली के ऊपरी सिरे पर 2 वाक तंतु होते हैं। वाक तंतु इस प्रकार तने होते हैं कि इनके बीच में जो वायु निकलती है वो एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़ों द्वारा वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो दोनों वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि निकलती है। मतलब ओवरऑल आपको देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद करना है तो वाक तंतु याद रखना है, कंठ से निकलती है। वाक तंतु ऐसी संरचना होती है जो सितार की तरह, जैसे 2 तार तने होते हैं वैसे होती है। इनमें जो मांसपेशियाँ होती हैं वो इन तंतुओं को ढीला या तान सकती हैं। इसीलिए अलग अलग लोगों की वाक तंतु अलग अलग आकार के, मोटाई और तनाव के होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मोटी पतली और कर्कश आवाज़ निकलती है। तो ओवरऑल यहाँ से क्लियर होता है आपका कि मानव वाला। अब संचरण के लिए नेक्स्ट टॉपिक है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ होती है कि अगर साउंड को अगर संचरण करना है, यानी कि अगर इधर से उधर जाना है, मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हो अगर पास में, तो उस जगह पे जो माध्यम होता है मीडियम का होना आवश्यक है। मीडियम का होना बहुत आवश्यक है। अब मीडियम में मैंने बताया भी कि सॉलिड में सबसे तेज़ होता है। इन्होंने एक्टिविटीज़ के थ्रू बार बार बताने की कोशिश की है कि होता है, जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी में क्या किया इन्होंने, वैक्यूम कर दिया, मतलब पूरी कोई भी माध्यम नहीं है इसमें, पूरा एकदम कवर कर दिया। अब सेल फोन की जो कॉल किया गया, जो आवाज़ आ रही है, जो रिंग होता है, वो आवाज़ नहीं आएगी, वो आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ कोई माध्यम ही नहीं है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। इसका मतलब कि अगर कोई माध्यम नहीं है तो फिर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। अब मानव कान की बात करते हैं तो मानव कान में 3 भाग होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। बाहरी भाग वाली जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो कीप लाइक होता है, कीप लाइक संरचना होती है जिसको कर्ण पल्लव कहते हैं।
ये 9th में है आपका पूरा ये टॉपिक साउंड वाला, वहाँ पे पूरा डिटेल में आप जानेंगे। यहाँ पे जितना बताया गया उतना पढ़ लेते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो बाहरी भाग जो कीप लाइक होता है उसको कर्ल पर्लो कहते हैं। यहाँ से हवा से या किसी भी माध्यम से ध्वनि कंपन ग्रहण करता है, मतलब जो वाइब्रेशन है वो यहीं से आती है। फिर एक नाली से होकर के, एक नलिका से होकर के जाती है। एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको कर्ण पट्टा बोलते हैं, मतलब वो जो पर्दा होता है वो होता है। उसके बाद जब ध्वनि कंपन कर्णपटय तक पहुंचती है तब कर्णपटय भी कंपित होता है, मतलब वो भी वाइब्रेट होता है। और यह कंपन 3 हड्डियों द्वारा कई गुना बढ़ा दिया जाता है। वहाँ पे 3 हड्डियाँ होती हैं जिनकी वजह से जो वाइब्रेशन है उसको कई गुना बढ़ा करके मध्य भाग से आंतरिक भाग ले जाते हैं। और जब आंतरिक भाग में पहुँचता है तो सिग्नल के रूप में हो जाता है। अब सिग्नल के रूप में जिसे श्रवण तंतु जो फाइबर होते हैं वो कहाँ तक लेके जाते हैं, ब्रेन तक लेके जाते हैं। फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है, उस ध्वनि को समझता है। तो ओवरऑल हमको यहाँ से समझ में आया कि कर्ण पर्लों से होकर के कर्णपट्टय के पास जाएगा। यहाँ पे 3 हड्डियाँ होती हैं, 3 हड्डियाँ उन साउंड को, वाइब्रेशन को बढ़ा देती हैं। अब वो जब वो बढ़ा देती हैं जिसकी वजह से वो आंतरिक वाले पार्ट में पहुँचते हैं। यहाँ पे तंतु क्या बोलते हैं, ध्वनि तंतु पाए जाते हैं जो कि ब्रेन की तरफ उसको सिग्नल के रूप में, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में लेकर के जाते हैं। क्योंकि ये वेव फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, जैसे कंपन का जो आयाम है और आवृत्ति के बारे में जानेंगे, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो ये जो कंपन होता है ये ऑसिलेशन के रूप में, जैसे अगर ऐसे हम बात करें तो ये ऐसे ऐसे करके हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में, प्रति सेकेंड में कितने दोलन हो रहा है, कितने ऑसिलेशन हो रहा है, इनकी संख्या को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकेंड में कितने दोलन होते हैं, इनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ज होती है, जो कि यहाँ बताया है इन्होंने। 1 हर्ज क्या होता है? 1 हर्ज का मतलब होता है एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है 1 हर्ज। अब यहाँ पे आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड मतलब एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करना, मतलब एक निश्चित समय अंतराल में एक कंप्लीट ऑसिलेशन का होना क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। सेकेंड आ जाता है कि आयाम क्या होता है? आयाम मतलब एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि अपनी मीन पोजीशन के से अधिकतम दूरी जितनी ट्रैवल करता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वेव बनाई तो ये मीन पोजीशन से अधिकतम दूरी, ये जो बीच में आपको लाइन बता रहे हैं ना, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और अगर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूँ तो इसको ये जो पार्ट होता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं और जो डाउन वाला पार्ट होता है इसको ट्रो बोलते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगर एक फॉर्मूला होता है V इज़ इक्वल टू λ/T, एक ये फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है V इज़ इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा इज डिस्टेंस होती है 2 क्रेस्ट या 2 ट्रो के बीच की। तो ये सारी चीज़ें हम 9th में डिटेल में पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रबलता और तारत्व। प्रबलता को लाउडनेस बोलेंगे, तारत्व को पिच बोलेंगे। तो प्रबलता किस पे निर्भर करता है? ये क्वेश्चन आता है कि प्रबलता जो लाउडनेस होती है वो आयाम पे निर्भर करता है, एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है। प्रबलता की इकाई डेसिबल होती है। वैसे इसको फ़ोन से भी व्यक्त करते हैं। प्रबलता को जो व्यक्त करने का मात्रक होता है वो फ़ोन भी होता है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक है, ठीक है, आयाम मैंने बताया था कि मीन पोजीशन की जितना अधिक वो ट्रैवल करता है उसको आयाम बोलते हैं। अब ये आयाम अधिक है तो उसकी लाउडनेस भी उतनी अधिक होगी। अगर आयाम कम है तो लाउडनेस कम होती है। जैसे यहाँ पे ये टेबल बताई गई है, यहाँ से आप सांस का याद रख सकते हो। श्वास का, समान श्वास कितना लाउडनेस होती है? 10 डेसिबल होती है समान श्वास की। और अगर आप चाहें तो याद करें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। वैसे समान श्वास वाला याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीक्ष्णता की, यानी कि पिच की। तो पिच जो होता है वो आवृत्ति पे निर्भर करता है। फ़र्क क्या है? लाउडनेस किस पे निर्भर करता था? एम्पलीट्यूड पे, जबकि पिच किस पे निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। यदि कंपन की जो आवृत्ति है वो अधिक है, आवृत्ति का मतलब है कि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। मान लो 1 सेकेंड में इतने ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी आवृत्ति अधिक हो गई ना। तो जिसकी आवृत्ति अधिक है उसकी ध्वनि तीखी होगी, ठीक है। और आवृत्ति कम है तो हम कह सकते हैं ध्वनि का तारत्व कम है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो ध्वनि की कौन सी सुनी जा सकती है कौन सी नहीं, तो अगर मानव के कान जो होते हैं वो कौन से रेंज को सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो फ्रिक्वेंसी होती है उनकी ध्वनियों को सुना जा सकता है मानव कान के द्वारा। इसका मतलब 20 हर्ट्ज से जो कम होती हैं ध्वनियाँ वो उनको नहीं सुना जा सकता। इसी तरह 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होती हैं उनको भी नहीं सुना जा सकता। तो मानव की रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑडिबल वेव बोलते हैं। जो श्रव्य ध्वनि है इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑडिबल वेव। अब जो 20 हर्ट्ज से कम वाली होती है उनको क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और जो 20,000 से अधिक वाली होती है उनको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। बस इस चैप्टर में ये लास्ट टॉपिक है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम पहले से भी जानते हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने वाला नहीं है कि कौन कौन सी अनिद्रा, डिप्रेशन, ये सारी समस्याएं आ जाती हैं, और जो कानों को नुकसानदेह लगे वो ध्वनि प्रदूषण होता है। अब देखिए वोकल कॉर्ड को ये देखिए बताया गया कि वाक तंतु का मतलब होता है वोकल कॉर्ड। तो ये कुछ इंग्लिश में टर्म बताए गए हैं जो कि अगर मुझसे मिस हो गए हों तो आप यहाँ से देख सकते हैं। कर्ण प्रत्यय का बताया गया है क्या कहते हैं, और कर्ण पल्लव को बताया गया है क्या कहते हैं। सो फाइनली क्लास 8 के हम लोग लास्ट चैप्टर पहुंच गए हैं, वायु और जल प्रदूषण की समस्या। तो सब शुरुआत करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले वायु का संगठन ही बताया गया कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है जो कि 78% है। ऑक्सीजन गैस 20.9%, यानी कि अप्रॉक्स में आप 21% भी बोल सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, CO2 है 0.03%, और बाकी का 0.97% में आर्गन, मीथेन और जलवाष्प यानी कि ये H2O पाया जाता है। अब वायु प्रदूषण का मतलब क्या है कि वायु के जो नैसर्गिक गुण हैं उनमें कुछ हानिकारक तत्वों का मिल जाना वायु प्रदूषण है, ये सब तो जानते हैं। यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन के यहाँ पे हम लोग भोपाल ट्रेजेडी के बारे में जानेंगे, और उसके अलावा एक अमेरिका में भी एक घटना हुई थी जो कि वायु प्रदूषण के कारण हुई थी। पूर्व अमेरिका के एक औद्योगिक नगर डेट्रॉइट के पास के कस्बे में एक दिन लोग हैरान रह गए क्योंकि बारिश हुई, एक अजीब सी बारिश हुई जिससे कपड़े जो है वो जलने लगे, सूखते कपड़े जलने लगे। अब उन्होंने देखा कि वो पानी नहीं है, वो क्या है, तेजाब है। और कौन सा तेजाब है, गंधक का अम्ल, यानी कि H2SO4 है। अब ये H2SO4 हुआ क्या, कैसे बना, कैसे वो पानी, क्योंकि कारखानों की चिमनियों से जो हवा निकल रही थी वो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही थी, SO2 निकल रही थी। तो ये बादलों के साथ रासायनिक क्रिया करके और फाइनली जो बारिश हुई वो H2SO4 की हो गई थी, जो कि बहुत ही हानिकारक है, खतरनाक है। इसी तरह 2 और 3 दिसंबर, क्योंकि इन्होंने मतलब एग्जैक्ट नहीं बताया, 2 या 3 दिसंबर की मध्य रात को 1984 में एक घटना हुई थी। 1984 डेटा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, जिसको भोपाल गैस कांड बोलते हैं, और उसमें कीटनाशक दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री है जिसका नाम यूनियन कार्बाइड था। फैक्ट्री कौन सी थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से एक गैस निकली, मेथिल आइसोसाइनेट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मेथिल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ये जो द्रव था ये ताप बढ़ने से गैस बन गया। अब गैस बना तो ये जब रिसाव हुआ तो ये आसपास जितने भी लोग थे उनके फेफड़ों में गया, फिर पानी भरा, फिर दम घुटने से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और हज़ारों लोग अपंग हो गए। तो ये कब हुई है घटना, कौन सी फैक्ट्री में हुई है, कौन सी गैस निकली है, 3 पॉइंट याद रखिएगा। अब ये वायु प्रदूषण में कौन कौन सी गैसेस निकलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड चिमनियों से निकलता है, वाहनों से निकलता है, इस तरीके से प्रदूषित होता है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से, जो कि फॉसिल फ्यूल है, उनके जलने से भी CO2 निकलती है ना। तो इनसे जो CO2 गैस बनती है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। एक मोटर गाड़ी एक दिन में जितनी ऑक्सीजन नष्ट करती है उससे करीब 1135 व्यक्तियों को श्वसन के लिए इतनी चाहिए होती है। मतलब 1135 लोगों की जो ऑक्सीजन है वो मोटर गाड़ी द्वारा नष्ट कर दी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, ये जो कार्बन युक्त ईंधन होते हैं, फॉसिल फ्यूल होते हैं, उनके अपूर्ण दहन से, इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, CO निकलती है। ये गैस विषैली होती है, पॉइजनस होती है, और ये शरीर में रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इसके फलस्वरूप रक्त के हीमोग्लोबिन में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमने बताया था कि हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है। अब ऑक्सीजन ही नहीं लेके जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, दम घुटने से मौत हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है इस कार्बन मोनोऑक्साइड का।
नेक्स्ट सीएफसी के बारे में जानते हैं। कुछ मानव निर्मित गैसें हैं जिनको सीएफसी जैसे कि सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये स्थायी और अज्वलनशील और हानिकारक होती नॉन टॉक्सिक पदार्थ है। इसका यूज़ फ्रिज और कंडीशनर एरोसोल फुआरों में किया जाता है। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ओजोन जो लेयर है वो नष्ट हो रही है। ठीक है, अब ये सूर्य का जब प्रकाश होता है, सूर्य की जो पराबैंगनी यूवी रेज होती हैं, अगर वो सीएफसी पे पड़ती हैं तो क्या नहीं बनता है, क्लोरीन बनता है। ये क्लोरीन का एक परमाणु, यहाँ बताया गया है कि क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन को नष्ट कर देता है। अब ओजोन लेयर के बारे में जानते हैं। ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि वायुमंडल की जो लेयर्स होती हैं उनमें ये अर्थ के चारों ओर एक लेयर के फॉर्म में होती है और सूर्य से आने वाली यूवी रेस से अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। अब कौन सी लेयर में ये पाई जाती है तो मैं बता देती हूँ। सबसे नीचे वाली जो होती है ट्रोपोस्फेयर होती है, सेकंड वाली स्ट्रेटोस्फेयर होती है, ये उसमें पाई जाती है, जिसको हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। अब यह जानकारी ये लेयर जो है ओजोन लेयर, ये कम हो रही है, छेद हो रहा है इसमें, इसकी जानकारी 1970 के दशक में मिली थी। तब से कोशिश की जा रही है कि सीएफसी का प्रोडक्शन या ऐसी गैसेस का प्रोडक्शन कम किया जाए जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। अब जब ओजोन लेयर में डिप्लीशन होगा, छेद होगा, तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से कुछ रोग जैसे स्किन कैंसर, मोतियाबिंद मरीजों की संख्या बढ़ना, ऐसे रोग हो रहे हैं यूवी रेस के आने से। ठीक है, अब कर क्या सकते हैं, हमको ऐसा करना चाहिए कि जो क्लोरीन वाली जो क्लोरीन जिसमें गैस निकलती है, ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए। सीएफसी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ताकि ओजोन लेयर को बचाया जा सके। वायुमंडल में ढेर सारी गैसों के अलावा कुछ ठोस पदार्थ भी पाए जाते हैं या इन गैसों में मिलकर के तैरते रहते हैं। मतलब कुछ ठोस पदार्थ गैसों में मिलकर तैरते रहते हैं, इनको पार्टिकुलेट्स बोला जाता है, कणिकाएं बोला जाता है। इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 0.02 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, ये अत्यधिक समय तक वायु में जब निलंबित होते हैं तो दृश्यता को घटाते हैं, मतलब धुंध पैदा करते हैं, और ये इस्पात निर्माण, खनन, ताप, इन सारी जगहों से निकले प्रदूषक होते हैं। तो यहाँ पे इतना याद रखना था कि जो पार्टिकुलेट्स होते हैं ये ठोस होते हैं और गैस के साथ तैरते रहते हैं, और इनका कितना व्यास होता है, 0.02 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। नेक्स्ट टॉपिक अम्ल वर्षा की बात करते हैं। तो अम्ल वर्षा के बारे में यहाँ बताया गया कि 1973 में आगरा से 40 किलोमीटर दूर एक मथुरा तेल शोधक कारखाना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1973 में हुई थी। ठीक है, मथुरा तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1973 में हुई थी। यहाँ से इतनी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है कि अम्ल वर्षा कैसे होती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो जब पानी के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 2 अम्ल बनाते हैं। एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको गंधक अम्ल बोलते हैं, यानी कि H2SO4 बनाते हैं, और दूसरा क्या बनाते हैं, HNO3 बनाते हैं। जब ये दोनों खतरनाक अम्ल होते हैं और इन्हीं की जब बारिश होती है, जिस बारिश को क्या बोला जाता है, स्टोन कैंसर भी कहते हैं। देखिए संगमरमर, इस बारिश को हम अम्ल वर्षा कहते हैं और यहाँ पे वैज्ञानिकों ने इसको स्टोन कैंसर नाम दिया है, क्योंकि ताजमहल की जो दीवारें हैं वो फीकी पड़ रही हैं इसी की वजह से। और अब इसके अलावा इसका क्या इफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा अभी तक जो क्षति पहुंची है एसी ट्रेन से वो स्वीडन की 20,000 झीलों को पहुंची है। वहाँ की मछलियाँ मर गई हैं, क्योंकि पानी में अम्लीयता आ जाएगी तो मछलियाँ उसमें जीवित नहीं रह पाती हैं। अब पानी की अम्लीयता को दूर कैसे करेंगे, उसमें चूना डाल के दूर किया जाता है। ठीक है, चूना डाल करके उसको दूर किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 80 मिलियन टन SO2 वायुमंडल में मिल जाती है, और जिसकी वजह से दिक्कत होती है। अब ये चीज़ें यहाँ पे अम्ल वर्षा से पेड़ पौधों को भी क्षति पहुँचती है। इससे प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो धीमी हो जाती है। लोहे का भी क्षरण होता है, मतलब लोहे में भी रस्टिंग वगैरह वो नष्ट होने लगता है, और धूम कोहरा वगैरह, वायुमंडल में धूम कोहरा और दृश्यता प्रभावित। ग्रीन हाउस क्या होता है, हरे पौधे गर्म वातावरण में ही पनपते हैं, तो इनके लिए एक शीशे का घर बनाया जाता है, इसको ग्रीन हाउस कहते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो रेज होती हैं वो बाहर की ओर नहीं जा पाती, परावर्तित नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से वो गर्म बना रहता है। अब यही चीज़ हमारे यहाँ कैसे होता है, CO2 की मात्रा अधिक होने की वजह से। अब यहाँ डायग्राम में देखिए, ये जितनी रेज आती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती थी पहले, कुछ ही यहाँ पर रुकती थी क्योंकि CO2 सामान्य मात्रा में था। अब CO2 ज़्यादा हो गया है तो मैक्सिमम रेज क्या होती हैं, वापस जा नहीं पाती हैं, और अधिकतर चीज़ें यहीं पे अब एब्जॉर्ब कर लेती हैं अर्थ। ठीक है, CO2 की वजह से वो अवशोषित कर ली जाती हैं। अब अवशोषित होंगी तो फिर क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ होगा, और उसकी वजह से सारी दिक्कतें होने लगती हैं। ग्रीन हाउस
गैसेस कौन कौन सी होती हैं, तो मीथेन हो जाती है, ओजोन हो जाती है, CO2 हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, N2O है, वाटर वेपर है, ये सारी आपकी ग्रीन हाउस CFC है, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ठीक है, इनका प्रभाव क्या होता है, इनका वही टेम्परेचर बढ़ेगा, समुद्र तल का स्तर बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं, जीव प्रभावित होते हैं, जलवायु में परिवर्तन होता है। और ये कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि 2030 तक पृथ्वी का जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, हो सकती है कि 2030 तक पृथ्वी के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अब रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, रोकने के लिए पेड़ लगाए जाएं और चीज़ों का यूज़ कम करें, जो ऐसी गैसेस जिससे निकलती हैं उनका यूज़ कम किया जाए। 1 हेक्टेयर में लगे पेड़ साल भर में 3 टन CO2 ग्रहण करते हैं, 2 टन ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये एक डेटा यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो जुलाई माह में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें वृक्षारोपण किया जाता है। अब हम जानेंगे जल प्रदूषण के बारे में। एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो CO2 गैस होती है वो पानी में घुलनशील होती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो फॉसिल फ्यूल को जलाने पे CO2 निकलती है वो अधिकतर समुद्र जल में घुल जाती है, लेकिन आज के टाइम में इतनी ज़्यादा मात्रा में CO2 निकल रही है कि उसकी वजह से इस जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम मिस मत करिएगा। जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है, घनत्व डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेटेंट हीट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लेटेंट हीट जो गुप्त ऊष्मा है वो बर्फ़ की 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, जबकि भाप की 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। इसी वजह से भाप से जो अगर जलते हैं तो जलन ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट हो गया। गुड़ की बात करते हैं तो सर्वोत्तम विलायक होता है, यानी कि बेस्ट सॉल्वेंट होता है, किसी में भी सभी को घुलाने की क्षमता होती है इसमें। अब पृथ्वी पे कुछ 70% जल है, जिसमें से 2.8% जल जो है वो ताज़ा और पेयजल है। अब उस पेयजल में भी पृथ्वी की सतह पे कितना है, 2.2% पृथ्वी की सतह पे है, और शेष पृथ्वी के भीतर है, यानी कि भूमिगत जल है। भूमिगत जल कितना हो गया, 0.6% हो गया। अब चाहें तो ये भी याद कर सकते हो कि इन 2.2% में से भी 2.15% ग्लेशियर और हिमटोपी में है, केवल 0.010% जो है वो झील और नदियों में है। तो ये बहुत ही डिटेल हो गया। आप केवल स्टार्टिंग आप चाहें तो ये सिर्फ इतना याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना ये डेटा एक्यूरेट नहीं होते, ये वेरी करते रहते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया कि याद रखिएगा, सागर का है 97% और भूमि का जल जो है वो 0.6% है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। पॉल्यूटेड वाटर क्या होता है, वही गंदे पानी का गंदा हो जाना, उनमें गंदगी का कार्बनिक पदार्थों का मिल जाना पॉल्यूटेड वाटर कहा जाता है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं। अब यहाँ पे से जैविक प्रदूषक की बात करें तो उसमें मल वगैरह से पानी गंदा होता है। तो मल के जीवाणु कौन कौन से हैं, एस्थेरेचिया कोलाई, कोलीफॉर्म और मल स्ट्रेप्टोकोलाई। तो कोलाई करके दोनों में है, एक एस्थेरेचिया है, एक स्ट्रेप्टो करके है, एक कोलीफॉर्म है। ठीक है, कोलीफॉर्म है। जल की इनकी उपस्थिति से पेट की बीमारी जैसे हैजा और पेजिस आदि की समस्या होती है। अब जो वाटर पोल्यूशन है, इसका मानदंड किसको बनाया जाता है, उसको मानदंड के लिए जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसका यूज़ किया जाता है कि कितना ऑक्सीजन डिज़ोल्व है। उसके अलावा मल के जो कोलीफॉर्म सूक्ष्म जीवों की संख्या, उनसे निर्धारित किया जाता है। अगर इनकी संख्या कम है तो इसका मतलब वो प्रदूषित कम है, अगर ज़्यादा है तो प्रदूषित ज़्यादा है। ऑक्सीजन डिज़ोल्व कितना है, कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, इससे निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अगर हम रासायनिक प्रदूषण की बात करें तो सीसा हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम, ये सारे जल को प्रदूषित करते हैं। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम से अभिक्रिया करके एंजाइम की देते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां होती। जैसे सीसे से जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है, कैडमियम से इटाई की रोग होता है, और मरकरी से मिनीमाता रोग होता है। ये तो पूछा जाता है इटाई रोग कौन से प्रदूषक से होता है, तो कैडमियम से होता है, और जबकि मिनीमाता रोग किससे होता है, मरकरी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन में जब जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, इनसे क्या होता है, जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से एल्गे की मात्रा बढ़ती है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। शैवाल बैक्टीरिया द्वारा सड़ता है। इस सड़न प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे जीव जंतु मरने लगते हैं। सफाई करने के लिए आप उबाल सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है जल को पीने लायक बनाने के लिए।
ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। अब इनसे समस्या क्या होती है, इनसे समस्या कई सारी बीमारी हो जाती है, जैसे कॉलेरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, डायरिया है, ये हो जाते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषित होकर के उनकी वृद्धि रुक जाती है, और जल में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है उसकी वजह से जलीय जंतु मरने लगते हैं। बस यहाँ पे होता है चैप्टर ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि और ऐसा कुछ भी समझाने वाला नहीं है, वो जस्ट एक नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, ये सब तो हमको पता ही है। तो CFC का फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है एक्चुअली, आई नो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ रही होगी, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा, और आगे की वीडियोज़ में कोशिश करूँगी कि बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करूँ। ठीक है, थैंक यू।